नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां बस हार जीत का फैसला नहीं करती, वो आने वाली सदियों का पूरा नक्शा ही बना देती हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई एक ऐसी ही घटना थी, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सोचिए 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था। तो फिर सिर्फ एक साल के अंदर ऐसा तो क्या बदल गया कि गौरी न सिर्फ वापस आया बल्कि उसने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस सवाल का जवाब पता है कहां छुपा है? लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि उन दो लड़ाइयों के बीच गुजरे एक साल में। ये कहानी है उस एक साल की, दो बादशाहों की सोच की, उनकी रणनीति की और उनकी तैयारी की, जो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। तराइन की पहली लड़ाई, उसमें तो कोई शक ही नहीं था। पृथ्वीराज चौहान की एक तरफा जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी वो घायल होकर, बेइज्जत होकर वापस लौटा था। राजपूतों के लिए ये जश्न का मौका था, लेकिन गौरी के लिए ये बदले की आग की शुरुआत थी। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पहली लड़ाई के बाद दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। एक ने अपनी हार को एक सबक बनाया तो दूसरे ने अपनी जीत को एक जश्न। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों ने उस एक साल का इस्तेमाल अपनी अपनी किस्मत लिखने के लिए किया। यहां पर ना दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था, मतलब एकदम ही अलग। एक तरफ था मोहम्मद गौरी जो बदले की आग में जल रहा था। उसने कसम खा ली थी कि जब तक वो अपनी हार का बदला नहीं ले लेता वो हर तरह के ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ देगा। और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान जो जीत के जश्न और ओवर कॉन्फिडेंस में डूबे थे और उन्होंने अपने दुश्मन को बहुत हल्के में ले लिया था। और ये सोच सिर्फ दिमाग में नहीं थी, ये उनके कामों में साफ साफ दिख रही थी। गौरी ने अपना पूरा ध्यान, सारा फोकस अपनी सेना को फिर से तैयार करने में लगाया। उसका जोर सिर्फ गिनती बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि रफ्तार, मारक क्षमता और कड़े अनुशासन पर था। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज की सेना भटिंडा के किले को वापस जीतने में ही एक साल से ज्यादा तक उलझी रही और दूसरे छोटे मोटे युद्धों में लगी रही, जिससे उनकी जो मेन फोर्स थी वो कमजोर पड़ गई। और एक और बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात, पृथ्वीराज चौहान उस वक्त राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कन्नौज के राजा जयचंद से उनकी दुश्मनी तो सबको पता है। चंदेलों के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि जब गौरी ने दोबारा हमला किया तो कोई भी बड़ा भारतीय राजा उनकी मदद के लिए आगे आया ही नहीं। तो तैयारी और सोच के इस फर्क के बाद चलिए अब सीधे चलते हैं जंग के मैदान में, क्योंकि यहां सिर्फ सैनिक नहीं भिड़ने वाले थे, बल्कि दो बिल्कुल अलग मिलिट्री सोच, जंग लड़ने के दो अलग अलग तरीके टकराने वाले थे। अक्सर ना एक बात कही जाती है कि पृथ्वीराज की सेना बहुत ज्यादा बड़ी थी। फरिश्ता जैसे पुराने इतिहासकारों ने तो 3 लाख घुड़सवारों तक की बात की है, जो आज के एक्सपर्ट्स को लगता है कि उस जमाने में मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये लड़ाई नंबरों की थी ही नहीं, ये पूरी तरह से स्ट्रैटेजी की लड़ाई थी। गौरी की जीत का कारण उसकी बड़ी सेना नहीं, बल्कि बेहतर रणनीति थी। ये एक लाइन ना पूरी कहानी का निचोड़ है। गौरी ने अपनी हार से सीखा, पृथ्वीराज ने अपनी जीत से नहीं सीखा। गौरी ने अपनी पिछली गलतियों को समझा, उन्हें एनालाइज किया और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल डाली। तो गौरी का मास्टर प्लान क्या था? देखिए, ये कोई सीधा साधा प्लान नहीं था। पहला कदम, धोखा। उसने एक झूठा शांति प्रस्ताव भेजा जिससे राजपूत सेना थोड़ी ढीली पड़ गई। दूसरा, सरप्राइज अटैक। सुबह अचानक हमला जब राजपूत सैनिक तैयार ही नहीं थे। तीसरा और सबसे चालाकी भरा कदम, पीछे हटने का नाटक। उसने अपने घुड़सवार तीरंदाजों को ऐसे पीछे हटने को कहा जैसे वो हारकर भाग रहे हों। चौथा, राजपूत सेना उनका पीछा करते करते थक गई और उनकी लाइनें टूट गईं, बिखर गईं। और फिर पांचवा और आखिरी बार, उसने अपनी 12,000 ताज़ादम घुड़सवारों की रिजर्व सेना को उस थकी हुई और बिखरी हुई राजपूत फौज पर छोड़ दिया। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये तो जंग लड़ने के दो अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। एक तरफ गौरी की टैक्टिक्स थी, जो रफ्तार, धोखे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और दूर से तीर चलाने वाले घुड़सवारों पर टिकी थी। वहीं राजपूत युद्ध शैली सम्मान और आमने सामने की सीधी लड़ाई पर चलती थी, जो भारी भरकम घुड़सवारों और हाथियों पर निर्भर थी। गौरी की इस मॉडर्न स्ट्रैटेजी के सामने ये पारंपरिक तरीका टिक ही नहीं पाया और इस एक हार के जो नतीजे हुए वो इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। ये सिर्फ एक राजा के राज का अंत नहीं था,
बल्कि भारत में एक बिल्कुल नई सल्तनत के दौर की शुरुआत थी। एक अंदाजे के मुताबिक जो इतिहासकार हसन निजामी ने दिया है, करीब करीब 1 लाख राजपूत सैनिक मारे गए थे। आप सोच सकते हैं, ये राजपूत शक्ति के लिए एक इतना बड़ा और जबरदस्त झटका था जिससे उभरना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हार के बाद पृथ्वीराज चौहान का हुआ क्या, इस पर भी ना इतिहास में अलग अलग बातें मिलती हैं। हसन निजामी, जो उस समय के इतिहासकार थे, उनका कहना है कि उन्हें अजमेर में गौरी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मार दिया गया था। ज़्यादातर हिस्टोरियंस इसी को सच मानते हैं। हाँ, पृथ्वीराज रासो वाली कहानी जिसमें वो शब्द भेदी बाण से गौरी को मारते हैं, वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि गौरी तो उनकी मौत के 1 दशक बाद तक जिंदा था। और इस जीत ने दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजा कह सकते हैं कि पूरी तरह से खोल दिया। 1192 में जीत के बाद गौरी ने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। फिर 1194 में उन्होंने जयचंद को हराया और 1206 में जब गौरी की मौत हुई तो ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो भारत में एक नए दौर की शुरुआत थी। असल में हुआ ये कि तराइन की हार से ना पूरे उत्तर भारत में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। मतलब सत्ता का केंद्र ही खत्म हो गया। कोई भी राजपूत शक्ति इतनी मजबूत नहीं बची थी जो एकजुट होकर मुकाबला कर सके, और गौरी के सेनापतियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या होता अगर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जीत के बाद जश्न और अति आत्मविश्वास की जगह कूटनीति और बेहतर सैन्य तैयारी पर ध्यान दिया होता? क्या इतिहास का ये पन्ना कुछ और लिखा जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।